हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण से संबंधित वर्णमाला और वर्णमाला के अंदर आने वाले स्वर और व्यंजनों के बारे में हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि स्वरों का कितना प्रकार है और व्यंजनों की कौन कौन सी प्रक्रिया है या कितने प्रकार के व्यंजन हमारे वर्णमाला में शामिल होते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि भाषा को यहाँ हिंदी भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने आदि के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसे व्याकरण कहते हैं। तो ये तो मूलतः एक छोटी सी परिभाषा है कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हिंदी भाषा, जो हिंदी से व्याकरण से संबंधित बात है, तो हिंदी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, इनसे संबंधित और भी जो नियम होते हैं, उन्हीं नियम को जो बनाए गए हैं उस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, हिंदी का व्याकरण कहते हैं। आइए जानते हैं कि हिंदी व्याकरण के अंदर वर्णमाला की क्या विशेषता है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों में बहुत ज़्यादा सवाल इनसे पूछता है कि वर्णमाला की क्या विशेषता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले वर्णमाला की चर्चा हम लोग करेंगे। वर्णमाला को अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट, आज हिंदी के अल्फ़ाबेटों के बारे में हम लोग इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग ये जानेंगे कि वर्णमाला के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो वर्णमाला के जनक के रूप में महर्षि पाणिनि को जाना जाता है। महर्षि पाणिनि सर्वप्रथम हिंदी व्याकरण के परिप्रेक्ष्य में अगर किसी ने योगदान दिया तो महर्षि पाणिनि ने दिया, इसीलिए महर्षि पाणिनि जी को हिंदी वर्णमाला का जनक के रूप में जाना जाता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनकी किताब है, इनकी एक पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन हैं? महर्षि पाणिनि हैं, और महर्षि पाणिनि को ही वर्णमाला का जनक कहा जाता है। आइए देखते हैं कि वर्णमाला कहते किसे हैं। तो वर्णों के उच्चारण में परिभाषा अगर देखें वर्णमाला की, तो वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला की परिभाषा क्या कह रही है कि वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है, जैसे कोई वर्ण है, अ है, क है, ख है, ऐसे करके ढेर सारे वर्ण होते हैं। देवनागरी लिपि में अगर आपसे पूछा जाता है तो हम जानते हैं 52 वर्ण होते हैं। इन्हीं के उच्चारण में जो समय लगता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। या कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को, या क्या कह सकते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो एक वर्णमाला को क्या कह सकते हैं कि एक व्यवस्थित समूह जो होगा वर्णों का, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे अगर इसको सीखें कि वर्णमाला का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो देखिए कैसे आता है। वर्ण धनमाला। अब वर्ण क्या होते हैं? एग्जाम्पल में जैसे अ है, आ है, क है, ख है इत्यादि, ये सब क्या हैं? ये वर्ण हैं। और इन्हीं वर्णों के माला को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अर्थात माला इन द सेंस व्यवस्थित रूप। यानी हम कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो जो वर्ण होता है उसी का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है।
आइए जानते हैं वर्णमाला के अंदर विशेषताएं क्या है, इसकी विशेष बातें क्या हैं। तो इसकी परिभाषाओं को हमने देखा कि वर्णमाला किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। तो आइए वर्णमाला के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। जनक महर्षि पाणिनि और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है अष्टाध्यायी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि वर्णमाला की विशेषताएं क्या है। तो आप देखिए, सबसे पहले अगर आप परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा में आपने लिखा है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा को शुद्ध लिखने पढ़ने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसे क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग भाषा को देखते हैं कि वर्णमाला में भाषा की क्या विशेषता है। तो भाषा के बारे में अगर जाने तो भाषा संस्कृत धातु भाष से बना है। किससे बना है? संस्कृत भाष धातु से क्या बना है? भाषा बना है। भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। भाष का अर्थ होता है बोलना। जो हम बात करते हैं, जो हम बोलते हैं उसे ही क्या कहता है? भाष। और भाष धातु से मिलकर क्या बना? भाषा बना। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। क्या है भैया? वाक्य। वाक्य को क्या कहा जाता है? भाषा की सार्थक इकाई। यानी भाषा को जानने के लिए हमें वाक्य जानना ज़रूरी है। लेकिन क्या डायरेक्टली वाक्य का निर्माण हो गया? तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखें अगर तो सबसे पहले नंबर पे ध्वनि को देखते हैं। ध्वनि क्या है? क्योंकि जब शुरुआती तौर पे आप प्राचीन समय में जाओगे तो जो आदिमानव काल के मनुष्य थे, क्या वो डायरेक्टली वाक्य के बारे में जान गए थे? नहीं। तो सबसे पहले वो मौखिक रूप से बोला करते थे, अपनी आवाज़ को निकाला करते थे और कुछ न कुछ शब्दों को, वर्णों को बोलते थे। तो सबसे पहले ध्वनि को देखें तो मौखिक रूप से अगर देखें तो मौखिक रूप से भाषा की अगर देखें, मौखिक मतलब बोलने के तौर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? छोटी इकाई है। अगर ध्वनि से सवाल बनता है तो पहले चीज़ ये समझ लीजिए कि बोलने के तौर पर, मौखिक तौर पर भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। यानी वाक्य तक पहुंचने के पहले सबसे पहले हमको किसको जानना है? ध्वनि को जानना है। ध्वनि के बाद क्या आता है? ध्वनि के बाद हम लोग वर्ण की चर्चा करते हैं। वर्ण, क्योंकि जब एक व्यक्ति बोला होगा तो कुछ न कुछ शब्द या कुछ न कुछ अक्षर बोला होगा, कुछ न कुछ वर्ण बोला होगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग दूसरे नंबर पे किसकी चर्चा करेंगे? वर्ण की चर्चा करेंगे। और वर्ण की क्या विशेषता है? वर्ण लिखित रूप में या से भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। तो जो वर्ण होता है ये लिखने के तौर पर सबसे छोटी इकाई के रूप में जाना जाता है। वर्ण अगर एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल जैसे अ हो गया, आ हो गया, क हो गया, ख हो गया, ज्ञ हो गया, etc। इन सभी उदाहरणों को हम लोग कहाँ रखते हैं? वर्ण के अंदर रखते हैं। अब आप देखो, जो वर्ण है क्या इसे विभाजित आप कर सकते हो? तो नहीं। तो एक सवाल और आपसे बनता है कि जो वर्ण है वो लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई तो है, लेकिन ये भी कह सकते हैं भाषा की सबसे अविभाज्य छोटी इकाई है। कैसी छोटी इकाई है? अविभाज्य, जिसे हम लोग विभाजित नहीं कर सकते। भाई अ को विभाजित करो, आप विभाजित कर सकते हो। क को विभाजित करो, नहीं कर सकते हो। क में अ छुपा रहता है, लेकिन विभाजन के तौर पर हम इसे नहीं देखते हैं। वो अलग परिभाषा है कि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। आगे चलते हैं कि वर्ण के बाद में और क्या आया। अच्छा, वर्ण को और क्या कह सकते हैं? अ है, अ एक अक्षर है, तो वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। एक सवाल यहाँ से और सीख लेना है, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर भी कहते हैं। तो जो वर्ण होता है उसे क्या कहा जाता है? अक्षर भी कहा जाता है। लेकिन आइए देखते हैं, ध्वनि हो गया, ध्वनि मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई थी। वर्ण हो गया, वर्ण लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद आते हैं शब्द। वर्ण के बाद में शब्द कैसे बनेंगे? तीसरे नंबर पे नीचे दिखाई दे रहा है,
तीसरे नंबर पर अगर देखें हम लोग तो शब्द की बात हो जाती है, क्योंकि वर्णों से ही मिलकर किसका निर्माण होता है, शब्दों का निर्माण होता है। हम कह सकते हैं कि शब्द, हेडिंग करें तीसरे नंबर पर शब्द, शब्द यानी कि दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। यानी जब आप देखो दो वर्ण आपस में मिल जाएगा तो क्या बनेगा, जैसे र और म को मिला दो तो राम या की मात्रा राम बन जाता है, तो राम क्या बन जाता है, एक शब्द बन जाता है। या हम इसको ऐसे भी कहते हैं सार्थक ध्वनियों के समूह को, दूसरा भी परिभाषा हम लिख सकते हैं, सार्थक ध्वनियों के समूह को, सार्थक ध्वनियों के समूह को क्या कहते हैं भैया, ध्वनि कहते हैं। या तो वर्ण कैसा होना चाहिए, सार्थक, निरर्थक वर्ण ध्वनि नहीं, सार्थक ध्वनियों के समूह को, ध्वनियों के समूह को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, सॉरी शब्द कहते हैं। या दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, शब्द के एग्जाम्पल कैसे देख सकते हो, एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए राम है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, राम दिखाई दे रहा है क्या, राम, राम की अगर बात करें तो ऊपर देख लेते हैं कि शब्द का क्या उदाहरण है। शब्द का उदाहरण अगर हम लोग यहाँ देखें, शब्द का उदाहरण, तो एग्जाम्पल में आप देखिए जैसे हम राम लिखें तो राम क्या है, राम का डिवीजन करेंगे तो जैसे निकलेगा रा निकलेगा और क्या निकलेगा, माँ निकलेगा, तो रा निकला और माँ निकला। अब र में क्या है, र को अलग कर लीजिए, र में आ की मात्रा है आ बना, और म में क्या है, अ की मात्रा है तो म बना। तो र एक वर्ण, आ दूसरा वर्ण, अ म तीसरा वर्ण और अ चौथा वर्ण। यानी ऐसे देखे तो राम में कितने वर्ण शामिल हैं, 4 वर्ण शामिल है। लेकिन क्या ऐसे पढ़ने में अच्छा लगता है, रा अ म अ, नहीं, इसलिए इनको हटा के डायरेक्टली हम लोग पढ़ते हैं राम। तो ये मिलकर क्या बन गया, शब्द बन गया। लेकिन शब्दों के बाद में क्या आया, आइए देखते हैं आगे के शब्दों के बाद में। सबसे पहले ध्वनि देखा, वर्ण देखा, फिर शब्द देखा, लेकिन शब्द के बाद में अब क्या देखने को मिलेगा, हमको अब वाक्य देखने को मिलेगा, जिसकी हम लोग खोज कर रहे थे कि वर्ण, जो हमने देखा कि जो वर्णमाला की सार्थक इकाई है वो क्या होती है, वाक्य होती है। तो आइए देख लेते हैं वाक्य के बारे में थोड़ा सा, वाक्य क्या होता है। वाक्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वाक्य बहुत ही विशेष है क्योंकि वर्णमाला में भाषा की सबसे सार्थक इकाई के तौर पर जाना जाता है। और वाक्य का निर्माण कैसे होगा बच्चों, शब्दों से ही होगा, क्योंकि शब्द कैसे बने, वर्ण से बने। यानी हम अगर सीक्वेंस लिखना चाहें तो सबसे पहले नंबर पे क्या बना हमारा, ध्वनि बना, दूसरे नंबर पे क्या बना हमारा, वर्ण बना, तीसरे नंबर पे क्या बना हमारा, शब्द बना, और चौथे नंबर पे किसका निर्माण होगा, वाक्य का निर्माण होगा। तो ऐसे करके हम सीक्वेंस भी देख लेते हैं कि सबसे पहले ध्वनि, मौखिक रूप से, लिखित रूप से, और 2 वर्णों के मेल से शब्द बना। अब थोड़ी सी वाक्य की चर्चा करते हैं चौथे नंबर में कि वाक्य कैसा होगा, किसे कहेंगे वाक्य। तो क्या ऐसे ही कह लेंगे, नहीं, उसकी एक निश्चित परिभाषा होगी। परिभाषा क्या होगी, अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को। वाक्य की अगर परिभाषा देखें तो अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को, अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। क्योंकि कई शब्द मिलते हैं तब जाके एक वाक्य का निर्माण होता है, एक सेंटेंस का निर्माण होता है। तो वो शब्द कैसा होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो ये रहा हम लोगों का वर्णमाला में सार्थक इकाई, छोटी से लेकर बड़ी इकाई तक की हमने बात करी। सबसे पहले ध्वनि, दूसरे नंबर पे वर्ण, तीसरे नंबर पे शब्द, और चौथे नंबर पे क्या आया, वाक्य आया। तो मेनली अगर हम लोग सवालों को देखें कि सवाल हमसे क्या बनता है एग्जामों में, सवाल हमसे बनता है कि मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई। तो अगर हम बताएं कि वर्णमाला में भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई कौन है भैया, ध्वनि है। अगर आपसे पूछे लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो वर्ण है।
अगर शब्द के बारे में पूछे तो शब्द दो वर्णों के मेल से मिलकर बनता है, लेकिन अगर वाक्य से पूछे तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई किसके रूप में जाना जाता है? वाक्य के रूप में जाना जाता है। और इसे ही भाषा की सार्थक इकाई भी कहते हैं, सार्थक इकाई भी कहते हैं या होता है। वो वाक्य क्या होता है? भाषा की सार्थक इकाई या भाषा की सबसे बड़ी इकाई के रूप में जाना जाता है। तो ये रहा हम लोगों का ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। आगे चल के देखते हैं कि वर्णमाला की विशेषता क्या है, वर्ण की विशेषताएं क्या होती हैं। तो वर्ण तो ऐसे लिखा ही नहीं जाता होगा, इसका मतलब वर्ण को लिखने के लिए हमारे पास में कुछ लिपियां होंगी। वो कौन कौन सी लिपियां हैं जिसकी विशेषताओं में वर्णों को लिखा जाता है? क्या हिंदी और अंग्रेजी एक ही वर्ण में लिखे जाते हैं? ऐसा नहीं है, हर का अलग अलग लिपि होगा। तो थोड़ी से वर्णमाला की विशेषताएं की अगर चर्चा करें हम लोग, वर्ण की विशेषताएं, किसकी विशेषताओं की चर्चा हम लोग करने वाले हैं? वर्ण की विशेषताएं। तो वर्ण की विशेषताएं पूरी हेडिंग कर लेते हैं, वर्ण की विशेषताएं। तो वर्ण की विशेषताएं समझ लेते हैं कि वर्ण की विशेषताएं क्या हैं। तो वर्ण की विशेषताएं मतलब ये किसी न किसी लिपि में लिखी जाती होंगी, अर्थात हम कह सकते हैं वर्ण को लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण को लिपि भी कहते हैं, लिपि भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है कि हिंदी, संस्कृत, मराठी और भी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे अगर देखें तो हिंदी, संस्कृत, मराठी और एक भाषा नेपाली को भी आप शामिल करो, नेपाली। इन चारों भाषाओं को किस लिपि में लिखी जाती है? तो हम लिखेंगे देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि में हमारी हिंदी को लिखा जाता है। और हम जानते हैं देवनागरी लिपि में हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। ये भी एक सवाल है महत्वपूर्ण। दूसरा अगर देखें अंग्रेजी, दूसरे नंबर पे क्या है? अंग्रेजी, अंग्रेजी है, स्पेनिश है, फ्रेंच है। ये सब भाषाओं को किस लिपि में लिखा जाता है? तो रोमन लिपि में लिखा जाता है, रोमन लिपि। अगर आपसे पूछे अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है तो रोमन लिपि। इसमें जर्मन भी शामिल कर सकते हैं आप, जर्मन भाषा को भी किस लिपि में लिखा जाता है? रोमन लिपि में। आप देखे होंगे कि ऐसे पाई खड़ी पर अंग्रेजी रोमन लिपि के में खड़ी पाई 1, खड़ी पाई 2 ऐसे करके 1 2 करके लिखा जाता है। आगे अगर देखें अरबी, फारसी, उर्दू, अरबी भाषा, फारसी भाषा और उर्दू भाषा। उर्दू भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो इन तीनों भाषाओं को, अरबी, फारसी, उर्दू को फारसी भाषा में लिखा जाता है। फारसी भाषा इट मीन्स फारसी लिपि। इनकी लिपि क्या है? फारसी लिपि। और उर्दू, अरबी और फारसी तीनों की। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली की देवनागरी लिपि, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और जर्मन की रोमन लिपि में लिखी जाती है। अगर क्या कहते हैं पंजाबी पूछ ले, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी में, गुरुमुखी लिपि। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो ये रहा कुछ लिपियों की विशेषताएं। तो हमें जानना किसके बारे में था? हिंदी के बारे में। तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। और हिंदी में वर्णों की संख्या 52। संस्कृत का भी पूछ लिया जाए तो आप बताओगे देवनागरी लिपि। अगर पंजाबी पूछे तो गुरुमुखी, और अंग्रेजी पूछे तो रोमन, और उर्दू और अरबी और फारसी पूछे तो फारसी लिपि में लिखा जाता है। ये तो रही वर्णमाला, वर्ण की विशेषताएं। याद रखिएगा वर्ण क्या होते हैं? अ, आ, और ये क्या करते हैं? अक्षर को भी दर्शाते हैं और वर्ण को लिपि के रूप में भी हम जानते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि वर्णमाला का वर्गीकरण क्या है। तो वर्णमाला के वर्गीकरण के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि वर्णमाला का वर्गीकरण में क्या क्या चीज़ों को रखा जाता है, और वही सबसे विशेष बातें हैं। आप अक्सर वर्णमाला चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि वर्णमाला को कैसे समझे,
बहुत किताबों में अलग अलग चीज़ें दी जाती हैं कि व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने हैं। तो आज आपका ये सारा का सारा कन्फ्यूजन इस क्लास में क्या होगा, दूर होगा। आप जान जाएंगे, आप सीख जाएंगे कि वर्णमाला का वर्गीकरण किस रूप में किया जाता है। तो हम लोग हेडिंग कर लेते हैं वर्णमाला का वर्गीकरण, या कह लीजिए वर्णमाला का भाग। लिखेंगे हम लोग क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट के वर्गीकरण के बारे में हम लोग देखेंगे कि वर्णमाला का वर्गीकरण किन भागों में किया गया है। तो मूलतः वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में, एक स्वर में और एक व्यंजन में। एक स्वर में बांटा जाता है और एक कहाँ बांटा जाता है, व्यंजन में बांटा जाता है। स्वर को क्या कहते हैं, वॉवेल, और व्यंजन को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। अंग्रेजी में भी जानते चलते हैं कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स की क्या कहानी है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो AEIOU उधर वॉवेल्स हो जाता है, बाकी बच्चे जितने होते हैं सब कॉन्सोनेंट के अंदर। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में स्वरों के बारे में जानना है और हिंदी के व्यंजनों के बारे में जानना है। तो पहले तो देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए स्वर किसे कहते हैं। स्वरों की संख्या लगभग 11 होती है। जब इनको हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए अ, आ, तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, वायु मुख में निर्बाध नहीं होती है। स्वरों की परिभाषा अगर लिखें, परिभाषा मूलतः जानेंगे कि स्वरों के उच्चारण में वायु मुख में निर्बाध नहीं होती। यानी जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो वायु मुख में निर्बाध, अर्थात वायु हमारे मुख को रोकने का काम नहीं करती। बहुत आसानी से स्वरों का हम लोग उच्चारण कर लेते हैं। और चीज़ें क्या सीखना है, स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, स्वर कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कह लीजिए स्वरों के उच्चारण में हमें किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। स्वरों के उच्चारण में तीन महत्वपूर्ण बात समझना है। किन किन चीज़ों को हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले कंठ, इसके बाद में कंठ के बाद में तालु की बात करें, कंठ, तालु एवं ओष्ठ का प्रयोग। यानी स्वरों के उच्चारण में हम लोग तीन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, कंठ और तालु और ओष्ठ का प्रयोग करते हैं। जैसे अ का उच्चारण स्थान जब आप करते हो तो कंठ से निकलता है। आ, ई का उच्चारण स्थान जब आप करते हो तो तालु से निकलता है। और ऊ जब ऊ आप बोलते हो तो ओष्ठ का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं स्वरों के उच्चारण में कंठ, तालु एवं ओष्ठ का हम लोग प्रयोग करते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वरों के उच्चारण में वायुमुख को निर्बाध नहीं करते। लेकिन व्यंजन किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो परिभाषा लिख सकेंगे कॉन्सोनेंट के, व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। एग्जाम्पल में जैसे कहें क, तो क क्या है, क में आप जब बोलते हो तो देखो क में अ छुपा रहता है। तो हम लिखेंगे क, ऐसे लिखते हैं। अर्थात देखो अ क्या है, अ एक प्रकार का स्वर है। स्वर अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल में लिखूँ तो स्वर कैसे हैं, जैसे अ है, आ है, ई है, बड़ी ई है, ऊ है, बड़ा ऊ है, री है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है। इन सबको क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। लेकिन व्यंजन किसे कहा जाता है, जैसे क हो गए, ख हो गए, ग हो गए। तो जब क और ख का हम उच्चारण करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं हमको स्वर दिखाई देता है। और वो कौन सा स्वर दिखाई देता है, अ स्वर दिखाई देता है। इसीलिए आप देखो यहाँ से सवाल बनता है कि कौन सा ऐसा स्वर है जिसे शहीद वर्ण कहा जाता है। तो अ को हमेशा क्या कहा जाता है, शहीद वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सभी के साथ लगा हुआ रहता है, सबके साथ लगा मिलता है, इसलिए इसे शहीद वर्ण के नाम से भी जानते हैं अ को।
तो थोड़ा सा देखते हैं। तो ये एक परिभाषा हो गई कि व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जबकि स्वरों के उच्चारण के लिए हमें किसी की भी सहायता लेने की ज़रूरत नहीं होती है। स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, तो व्यंजन कैसे होते होंगे? व्यंजन परतंत्र होते होंगे, अर्थात ये स्वरों पर आश्रित रहते हैं, इसलिए इन्हें परतंत्र के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो ये तो रही परिभाषा, लेकिन इनका डिवीजन कैसे करेंगे, वर्गीकरण कैसे करेंगे, देखेंगे कि स्वरों के वर्गीकरण के बारे में हम कैसे देखते हैं। तो मूलतः जो है, जब हम स्वरों के देखते हैं, स्वरों की संख्या एग्जामों के बेस में, कमोवेश में अगर हम देखें तो स्वरों को एग्जामों के बेस में हमें संख्या के तौर पर 11 जाना जाता है। स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी विषय में? तो 11 होती है। और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। स्वरों का डिवीजन कितने रूप में किया जाता है, बांटा कितने जाता है? तो स्वर को 3 भागों में बांटा जाता है। एक ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक कहते हैं, यानी ह्रस्व स्वर में एक मात्रा रहता है, यानी इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगा रहता, सिर्फ वो स्वर होगा। जैसे मान लीजिए अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया। तो देखो आप, इनमें कोई मात्रा लगी है? नहीं लगी। बड़ी री अलग होती है, तो जिनमें कोई मात्रा नहीं लगा रहता है उन्हें क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है, जिनकी संख्या लगभग कितनी? 4 होती है। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहा जाता है, द्विमात्रिक, द्विमात्रिक। जैसे आ हो गए, बड़ी ई हो गया, तो देखो इनमें मात्रा लगा है, ऐसे करके इनकी संख्या लगभग 7 होती है। कितनी होती है? क्योंकि 11 स्वर होते हैं, 4 निकल गए तो 7 बचे। प्लुत, प्लुत को त्रिमात्रिक स्वर के रूप में जाना जाता है। त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर क्या होते हैं? जैसे आप देखो लिखा मिलता है ओम, ओम में ये जो लिखा मिलता है ये 3 मात्राओं को दर्शाता है, इसलिए इसे त्रिमात्रिक प्लुत स्वर के रूप में जानते हैं। आइए देखते हैं कॉन्सोनेंट का डिवीजन। कॉन्सोनेंट को भी हम लोग 3 रूपों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से रूपों में? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के साथ में अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन को भी हम लोग लगभग 3 भागों में बांट देते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजक जैसे आप क वर्ग पढ़ते हो, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ, तो लगभग क वर्ग से लेकर क वर्ग से प वर्ग तक किसके रूप में जाना जाता है? स्पर्श व्यंजन के रूप में। अंतःस्थ व्यंजन जैसे य र ल व, य र ल व, इनकी संख्या कितनी? 4 होती है। और अगर ऊष्म व्यंजन की बात करें तो स, ख, स, ह, इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का डिवीजन भी हम लोग 3 रूपों में देखेंगे, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और वोवेल्स को भी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के रूप में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में यही तक सीमित रहेगा। आगे की क्लास कंटिन्यू रहेगी। इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि स्वर में ये इनकी क्या क्या विशेषता है, इनको डिवीजन कैसे किया जाता है और व्यंजन को कैसे डिवीजन किया जाता है, और उनमें विशेषताओं कैसे उनका वर्गीकरण कहेंगे, जिह्वा के आधार पर, ओठ के आधार पर। तो इन सब चीज़ों की बात हम लोग चर्चा अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप अगले वीडियो आपको नोटिफिकेशन में नेक्स्ट दिन मिल जाएगा। आप इससे जुड़े और वर्णमाला से संबंधित जितने भी आपके अभी तक सवाल क्लियर नहीं हो पाए हैं उन सवालों को क्लियर करें। तो निश्चित तौर पर आप दूसरे क्लास से जुड़िए, कल वेट करिएगा, कल आपको इसका दूसरा पार्ट मिलेगा और आप सीखेंगे कि उसके अंदर इन चीज़ों की क्या क्या विशेषताएं हैं। और आप इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को इस क्लास से जोड़िए जिनसे उनको हिंदी सब्जेक्ट में फ़ायदा मिले और उनको आगामी एग्ज़ामों में सफलता मिले। तो आज के लिए इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट विजिट पार्ट 2 आप ज़रूर करिएगा, जिससे आपको वर्णमाला सीखने को मिलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।